सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम क्या देखने वाले, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम देखेंगे, उसके बाद कमेंट्स देखेंगे, कमेंट्स के टाइप देख लेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें हम कवर करने वाले आज। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले आता है व्हाट इज़ कमेंट्स इन सी। चलिए तो देख लेते हैं पहले तो कि व्हाट इज़ कमेंट इन सी, मतलब सी लैंग्वेज में कमेंट किसे बोलते हैं। तो कंपाइलर दैट कन्वर्ट्स द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू द लोअर लेवल ऑफ द लैंग्वेज, मतलब कंपाइल करता है। मतलब हम जैसे ना गूगल को यूज़ नहीं करते कि जैसे कि हमें कोई लैंग्वेज नहीं पता होती तो हम गूगल से ट्रांसलेट करवाते हैं उस लैंग्वेज को, ऐसे ही हमें लिखना है हायर लेवल ऑफ लैंग्वेज मतलब सी लैंग्वेज में, और वो जो कंपाइलर है वो उसे कन्वर्ट कर देगा बाइनरी में। ओके, तो उसे बोलते हैं हम कंपाइलर। ये हम पहले भी देख चुके हैं कंपाइलर। तो उसके बाद है इन सी लैंग्वेज कमेंट इज़ अ बेसिक लाइन दैट वी डू नॉट वांट टू कंपाइल दैट इन द सिंपल लैंग्वेज दैट आई राइट। मतलब जैसे कि कमेंट बेसिकली क्या होता है कि कमेंट इसे बोलते हैं कि वो लाइन जिसे हमें कंपाइल नहीं करवाना, मतलब हमें कुछ भी लाइन लिखा है प्रिंट एफ या स्कैन एफ कुछ भी, वो तो कंपाइल होगा, बट जैसे हमें कुछ लिखना है ऐसा कि जिसे कंपाइल नहीं करवाना, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो देख लेते हैं और उसे बोलते हैं हम कमेंट्स। तो जैसे मैंने लिखा हेलो हाउ आर यू, अब इसे मुझे कंपाइल नहीं करवाना, सिर्फ कमेंट करना है और सिर्फ मुझे ही दिखे, मतलब डिस्प्ले पे ना आए ये। तो एंड वी डू नॉट वांट टू डिस्प्ले और कंपाइल दैट लाइन, सो वी हैव टू डू समथिंग दैट कंपाइलर अंडरस्टैंड दैट यूजर डज नॉट वांट टू कंपाइल दैट लाइन। मतलब हमें कुछ करना पड़ेगा तभी कंपाइलर को पता चलेगा ना कि ये लाइन को कंपाइल नहीं करना। ओके, तो क्या करना पड़ेगा, तो कमेंट्स होती है बेसिकली। कमेंट्स के दो टाइप्स होते हैं। पहला जो होता है सिंगल लाइन कमेंट, ये रहा। दूसरा होता है मल्टी लाइन कमेंट। उसके बाद आता है व्हेन वी राइट समथिंग इन ओनली वन लाइन एंड वी डू नॉट वांट टू कंपाइल दैट ओनली वन लाइन, सो दैट टाइप ऑफ कमेंट इज कॉल्ड सिंगल लाइन कमेंट। मतलब ये देखो पूरा ये सिंगल लाइन में लिखा है व्हेन वी राइट समथिंग इन ओनली वन लाइन। अभी इसको मुझे कमेंट बनाना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा वो हम आगे देखेंगे। और उसके बाद ये जो है ना पूरा ये इसको कमेंट में डालना है, मतलब इसका पूरा कमेंट बना तो उसे हम बोलेंगे सिंगल लाइन कमेंट। इसे क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इसे सिंगल लाइन कमेंट। और सिंगल लाइन कमेंट के लिए क्या करना है, मतलब ये पूरे लाइन को सिंगल लाइन कमेंट में डालना है तो यहाँ क्या कर देना है स्लैश स्लैश। जैसे ही आप ये स्लैश स्लैश कर दोगे और उसके बाद जो भी आप लिखोगे उसके नेक्स्ट में, तो वो सारा सिंगल लाइन कमेंट में, मतलब ये जो आपने किया उसके बाद जो भी आप लिखने वाले हो जितना भी लिखोगे सारा कंपाइल नहीं होगा, मीन्स वो सिंगल लाइन कमेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है, ये था वन लाइन। सो दैट टाइप ऑफ कमेंट इज कॉल्ड सिंगल लाइन कमेंट। तो सिंगल लाइन को ही कमेंट में डालना है, उसको सिंगल लाइन कमेंट बोलते हैं। उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है स्लैश स्लैश। और उसके बाद जो भी, मतलब स्लैश स्लैश क्या है, पहले स्लैश स्लैश लिखना है, उसके बाद जो जिस भी वन लाइन को आपको नहीं कंपाइल करवाना, मीन सिंगल लाइन कमेंट बनवाना है, वो आप यहाँ पे लिख देना। जैसे ये लाइन यहाँ पे आप लिखो और उससे पहले स्लैश स्लैश कर दो, तो वो क्या होगा सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट इज रिप्रेजेंट लाइक दिस, मतलब ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल लाइन कमेंट है, दैट्स इट। उसके बाद है व्हेन वी राइट समथिंग इन मल्टीपल लाइन। अब इसमें कैसा होता है कि सिंगल लाइन, अब ये तो क्या करेगा कि आपका जो सिंगल लाइन होगा ना, यहाँ पे जो भी आपने लिखा है वही इसको ही मतलब कंपाइल नहीं करेगा। बट अगर मुझे ऐसा हो कि मुझे ऐसा करवाना है कि मैं ना दो तीन लाइन मुझे कमेंट करनी है, ऐसा नहीं कि मुझे यहाँ पे ये करके यहाँ पे लिखा उतना ही नहीं, उसके नीचे भी जो भी लिखा है उसे भी कंपाइल नहीं करवाना, या तो उसके बाद वाला भी नहीं करवाना। मतलब कैसे कि सिंगल लाइन कमेंट तो आपको समझ में आ गया कि ओनली फर्स्ट लाइन कमेंट करेगा। बट व्हेन वी राइट समथिंग इन, मतलब यहाँ आप देखिए कि कैसा होता है बेसिकली, यूँ करा ऐसा। उसके बाद ये जो पैरा है ना, ये है ना पैराग्राफ पूरा जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये पूरे को मुझे मल्टी लाइन कमेंट में डालना है, मतलब पूरे को, मतलब डिस्प्ले नहीं करवाना और कंपाइल भी नहीं करवाना। जैसे मैं क्या करूँगा, पहले स्लैश फिर लिखूँगा स्टार, उसके बाद लिखूँगा स्टार, उसके बाद लिखूँगा स्लैश, और यहाँ पे स्पेस नहीं आएगा समथिंग। ओके, यहाँ पे ऐसा ही होगा। तो क्या होगा देखते हैं, देखो तो यहाँ पे देख लीजिए। अब इसे मैं थोड़ा इरेज भी कर देता हूँ, इरेज, ये सारा इरेज कर देते हैं तो पता चलेगा कि क्या था यहाँ पे। इरेज कर दिया है। अब हाईलाइटर से लिखना आप कि मल्टीपल लाइन कमेंट इज रिप्रेजेंट लाइक दिस। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्टार स्लैश फिर अंदर जो भी आपको लिखना है, मतलब ये लिखोगे ना आप, ये पूरा वन लाइन नहीं, अब ये पूरा लिखा आपने, ये देखो ये पूरा है ना, ये पूरा लिख देना है। यहाँ कहाँ पे लिखना है ये पूरा,
मैं आपको दिखाता हूँ। ये पूरे को आपको लिखना है यहाँ सेंटर में, मतलब स्लैश स्टार, और ये जो पूरा आपको कंपाइल नहीं करवाना उसे आपको लिखना है यहाँ पे, एंड देन फिर से स्टार एंड देन स्लैश। मतलब इसके बीच में जो भी एक लाइन से ज़्यादा की आपने पैराग्राफ या जो भी लिखा होगा वो कंपाइल नहीं होगा। तो ये मल्टीपल लाइन कमेंट थी, ये पूरे आपको नहीं कंपाइल नहीं करवाना, मल्टीपल लाइन। और सिंगल लाइन में क्या था, सिर्फ आप जो भी सिंगल लाइन में, जैसे ये मैंने लिखा है तो ये ही सिंगल लाइन में कंपाइल नहीं होगा। जैसे ये ऊपर वाला ही है, सिर्फ नीचे वाला नहीं, सिर्फ ऊपर वाला। ओके चलिए, तो आगे आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या है हमारे पास, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। तो इसमें क्या क्या होता है देख लेते हैं। तो पहले क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है वो हम देखेंगे। डॉक्यूमेंटेशन में आपको ये लिखना होता है कि प्रोग्राम क्रिएटर कौन है, मतलब किसने बनाया प्रोग्राम, किस लिए बनाया, क्या पर्पस है, कौन सी डेट को क्रिएट किया था, वो सारा होगा। उसके बाद आने वाला है लिंक सेक्शन, मतलब वो लिखते हैं ना हैशटैग इंक्लूड stdio.h, लिंक करते हैं, वो सब हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं। फिर आ डेफिनेशन, मतलब आप फंक्शन में डेफिनेशन देते हो कि आपको एडिशन का प्रोग्राम है, सब्ट्रैक्शन का है, किसका बनवाना है, वो सब। फिर आएगा ग्लोबल डिक्लेरेशन, मतलब वेरिएबल आप यूज़ करते हो कि a+b=c, तो a और b डिक्लेयर करना पड़ता है ना ऊपर, इंट a और b, तो आपने डिक्लेयर किया ना, तो वो ग्लोबल डिक्लेरेशन हो गया। और मेन, मतलब वो जो आप लिखते हो वर्ड मेन। और सब प्रोग्राम तो हम UDF में देख लेंगे, यहाँ पे तो आपको नहीं पता चलेगा। UDF मतलब क्या है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन पढ़ेंगे ना हम जब, तब मैं आपको बता दूंगा। चलिए, तो अब है हमारा डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन मीन्स दैट अ सी प्रोग्राम दैट इज रिटन बाय whom एंड फॉर विच पर्पस एंड ऑन विच डेट the program is written by the programmer. So documentation is the necessary for all of the programs. देख लेते हैं। फॉर्मेट ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन इज लाइक दिस, मतलब क्या करना है। अब देखिए ये मल्टीपल लाइन कमेंट हो गई, स्लैश स्टार स्टार स्लैश, मतलब ये जो भी लिखा है वो कंपाइल नहीं होगा। अब ऑथर में क्या लिखना होता है, योर नेम, मीन्स ये प्रोग्राम किसने क्रिएट किया है, तो प्रोग्राम क्रिएटर का नाम लिखना पड़ेगा यहाँ पे आपको, बरोबर। प्रोग्राम क्रिएटर आप लिख देना यहाँ पे। अब डेट ऑफ क्रिएशन, DOC मतलब डेट ऑफ क्रिएशन, कौन से डेट को क्रिएट हुआ था। उसके बाद ऑब्जेक्टिव, मतलब ऑब्जेक्टिव में आपको क्या लिखना है, पर्पस लिखना है कि किस लिए आपने ये बनाया था। उसके बाद समझ में आ गया आपको, ये 3 ही लाइन लिखनी होती है सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन में। अब लिंक, अब इन दिस सेक्शन वी हैव टू लिंक आवर प्रोग्राम विद द हेडर फाइल्स लाइक दिस। अभी ये हैशटैग इंक्लूड stdio से लिंक किया, उसके बाद हैशटैग इंक्लूड conio.h। अब ये सारा क्या है हम देखते हैं। बेसिकली हियर हैशटैग इज कॉल्ड प्री प्रोसेसर। अब ये आपको पूरा जो ये लाइन है ये क्या कहना चाह रहा है वो देखते हैं, हैशटैग इंक्लूड वाला। तो पहले हम ले लेते हैं हाईलाइटर। तो देखो ये जो हैश है ना, हैश वो क्या रिप्रेजेंट करता है, हियर हैश इज कॉल्ड प्री प्रोसेसर यूजिंग हैश, मतलब यूजिंग हैज़, मतलब ये अगर यहाँ पे कहीं भी आपने हैज़ लिख दिया तो उसका मीन्स क्या होता है कि आप कंपाइलर को बता रहे हो कि तू सबसे पहले इस लाइन को कंपाइल कर। वी टोल्ड द कंपाइलर डेट यू हैव टू कंपाइल दिस लाइन फर्स्ट, मतलब फर्स्ट मीन्स क्या, पहला जो भी प्रोग्राम है ना वो सब बाद में कंपाइल होगा, पहले हैशटैग के बाद जो भी आपने लिखा है इंक्लूड stdio.h वो कंपाइल होगा। उसके बाद ये इंक्लूड क्या होता है वो भी देख लेते हैं। तो देखिए इंक्लूड क्या होता है, तो इंक्लूड ना एक फ़ोल्डर है। इंक्लूड मीन्स वो नहीं होता कि आप कुछ ऐड करो, ये नहीं होता। जैसे आपके पीसी में आप TC होगा ना, टर्बो सी, उसको ओपन करना, उसमें एक फ़ोल्डर होगा। बेसिकली इंक्लूड नाम का एक फ़ोल्डर होता है इंक्लूड, और वो जो सारे फोल्डर्स होते हैं ना, वो फोल्डर में हमारी हेडर फाइल सेव होती है पहले से। हेडर फाइल्स मतलब कौन सी, ये stdio.h वाली हेडर फाइल्स है ना, हमारी stdio.h वाली हेडर फाइल, ये सारी हेडर फाइल सेव होती है। ये इसलिए हम लिखते हैं इंक्लूड। इंक्लूड मीन इंक्लूड नहीं, इंक्लूड फोल्डर का नाम है, और वो फोल्डर में जाएगा कंपाइलर, फिर क्या करना है उसको stdio.h नेम की जो भी फाइल है वहाँ तक उसे पहुँचना है। तो समझ में आ गया आपको कि ये हैशटैग इंक्लूड stdio.h का मतलब क्या होता है। हैशटैग मतलब सबसे पहले इसे कंपाइल करो, उसके बाद इंक्लूड फोल्डर में जाओ, उसके बाद कंसीडर फाइल्स को लाना है stdio.h। आपको चेक करना है तो आप कर लेना, पीसी में इंक्लूड फोल्डर में होगी सारी हेडर फाइल्स। उसके बाद ये तो आप समझ में आ ही गया होगा, हैशटैग इंक्लूड conio.h। तो ये हैशटैग में क्या होता है कि सबसे पहले कंपाइल करो, उसके बाद इंक्लूड फोल्डर में जाओ, उसके बाद conio हेडर फाइल्स को ले आओ, दैट्स इट, इतना ही होता है। और देखिए यहाँ पे और भी कुछ है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ये इरेज कर रहा हूँ ना, हो गया। चलिए
happen. So here include is the folder. In that folder, all of the C header file has been saved. So when we write that include, that means we told that go to the include folder and get the header file. मतलब ये आपको पता चल ही गया होगा, मैंने अभी समझा आपको include क्यों लिखते हैं. एक फोल्डर है जिसमें सारी header files होती है. That's it. What is header file? अब header files क्या होती है? अब simple language में देखते हैं. Simple language, that header file gives a facility to use some function like printf and scanf and clr and getch when we want to use the function. So basically we have to call the header file that comes to your program and give the permission to use the function दैट वी वॉन्ट टू यूज़. मतलब आपको जैसे कोई भी फंक्शन यूज़ करना है तो आपको पहले हेडर फाइल्स को क्यों बुलाना पड़ेगा, क्योंकि वो फंक्शन क्या है, उसकी डेफिनेशन और वो सारा फंक्शन कैसे वर्क करता है, उसकी सारी चीज़ें जो है वो हेडर फाइल्स में पड़ी होती है. मतलब हेडर फाइल्स कैसी होती है, आप एक बॉक्स ही समझ लो, ये जो बॉक्स है ये ओनर है, कंपनी का ओनर है ये. तो आपको कुछ भी करना होगा तो इसे पूछना पड़ेगा ना, ये आपको परमिशन देगा. दैट्स इट. समझ रहे हो आप कि हेडर फाइल्स में ये डॉट एच लगा दे, डॉट के बाद ये एच है, इसका मीनिंग क्या होता है, ये डॉट एच ये एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन. ओके, ये डॉट एच एक्सटेंशन है. अब जब हेडर फाइल्स को आप कॉल करोगे तो वो क्या करेगा, प्रिंट एफ को यूज़ करने को आपको देगा, मतलब फैसिलिटी देगा. आपको प्रिंट एफ यूज़ करनी है तो आपको ये चाहिए. जैसे आपको इंटरनेट का स्पीड अच्छा चाहिए तो आपको 4G 5G वाईफाई यूज़ करना चाहिए. ऐसे ही बिना 5G या वाईफाई के आप अच्छा इंटरनेट यूज़ नहीं कर पाओगे. तो वो क्या हो गया, 5G वाईफाई हमारा हेडर फाइल हो गया. अगर वो होगा तो अपना इंटरनेट अच्छा चलेगा. सो समझ गए आप, इसलिए हम हेडर फाइल्स को बुलाते हैं कि वो यूज़ करने दे. अगर फिर आप ऐसा बोलो कि 4G इंटरनेट में ही आपको 5G जैसा स्पीड चाहिए तो वो नहीं मिलेगा. तो इसमें भी ऐसा ही होता है कि हेडर फाइल्स को नहीं कॉल करोगे और सीधे आप लिख दोगे प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ, तो वो कंपाइलर को क्या पता चलेगा कि ये प्रिंट एफ और स्कैन एफ क्या है, मुझे नहीं पता. बट जैसे ही हेडर फाइल्स को आपने ऐड कर दिया तो वो क्या बोलेगा कि अब मुझे पता है कि प्रिंट एफ और स्कैन एफ क्या है, हेडर फाइल्स के अंदर फंक्शन बनाया हुआ है प्रिंट एफ और स्कैन एफ, और वो क्या काम करेगा वो हेडर फाइल्स में पहले से ही दिखा रखा है. तो इसलिए हम हेडर फाइल्स, और ये जो प्रिंट एफ और स्कैन एफ है ना, ये यूज़ करना हो ना तो आपको कौन सी हेडर फाइल्स को ऐड करना पड़ेगा, आपको ये ST वाली, मतलब ये हमारी फर्स्ट जो ऐड करते हैं ना stdio.h, अगर ये यूज़ नहीं करोगे आप तो प्रिंट एफ स्कैन एफ यूज़ करने नहीं देगा. उसके बाद आता है हमारा CLR SCR एंड गेट CH. CLR SCR एंड गेट CH में क्या होता है, इसके लिए आपको कोनियो को ऐड करना पड़ेगा. बट अगर आपके पास जो है MinGW है या GCC कंपाइलर है तो आप conio.h मत ऐड करना. अगर पुराना डॉस बॉक्स है तो कर देना. ये सपोर्टेड किस में है, ओनली डॉस बॉक्स में, ये ओनली सपोर्टेड है डॉस बॉक्स में. ओके, चलिए ये आपको समझ में आ गया. के बाद इन ऑल ऑफ द प्रोग्राम वी शुड ऐड द 2 हेडर फाइल, मतलब हमें ऐड करनी ही पड़ेगी. बिना ऐड किए आप तो कैसे असेस कर पाओगे प्रिंट एफ और स्कैन एफ को. stdio.h, चलिए हम इसे इरेज कर लेते हैं पहले. ये आप यहाँ पे पढ़ लेना, सब मैं करवा रहा हूँ. stdio.h, here h is the extension of header file, मतलब यहाँ पे h क्या है, हेडर फाइल का एक्सटेंशन है. फिर है conio.h, उसमें डॉट के बाद ये जो h क्या है, here h is the extension of header file. फिर आएगा stdio.h, फुल नेम इज़, अब ये भी आपको पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल. ये क्या है, फुल फॉर्म ऑफ stdio का है. अब है कॉनियो का फुल फॉर्म, देख लेते हैं हम. कॉनियो का फुल फॉर्म क्या था, कॉनियो फुल नेम इज कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, और stdio का क्या था, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल. तो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, नहीं पेन से ही. stdio.h का ये था, कॉनियो का ये था. दैट्स इट. चलिए अब आएगा हमारा stdio.h. अब ये देखिए, when we add the stdio.h standard input output header file, so this header file gives us the facility to use the printf and scanf function. मतलब printf या scanf या और भी functions है बहुत सारे, वो यूज़ करने हैं तो stdio.h आपको ऐड करना पड़ेगा. दैट्स इट. फिर है conio.h, उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, when we add this header file to our program, so this header file gives us the facility to use CLR SCR get ch, और बाकी भी काफ़ी सारे फंक्शन है पर नॉर्मल हमें यही यूज़ में आता है. फिर है हमारा printf
क्या है, scanf क्या है, clr क्या है, getch क्या है। तो printf क्या है? printf is the output function when we want to display something on to the screen, so we have to use the printf function। मतलब printf के अंदर आप कुछ भी लिखने वाले हो वो सिर्फ डिस्प्ले होगा और कुछ नहीं होगा। अगर कुछ भी डिस्प्ले करवाना है, हेलो वर्ल्ड ये वो वगैरह, तो आपको क्या करना है, printf फंक्शन यूज़ करना है। फिर आएगा scanf इज़ द इनपुट फंक्शन। मतलब अगर यूज़र से आपको कुछ इनपुट करवाना है, जैसे a इक्वल्स टू आपको एडिशन करवाना है 2 नंबर्स का, तो यूज़र एंटर करेगा ना 2 नंबर, तो आपको scanf क्या करना होगा, तब यूज़ करना होगा जब आप यूज़र से कुछ एंटर करवाना चाहते हैं, नंबर, कैरेक्टर, ओके, और द कैरेक्टर फ्रॉम द यूज़र, सो वी हैव टू यूज़ द scanf फंक्शन। अभी इसका सिंटेक्स और वगैरह वो सब क्या है वो मैं आपको प्रैक्टिकल में हम देख लेंगे। CLR when we want to clear the previous output of the program, so for that we have to use the CLR फंक्शन। मतलब जैसे कि आपने प्रोग्राम को एक बार रन किया a+b, तो 1+2 3 आ गया, उसके बाद फिर से रन किया, तो ये जो 3 था ना वो पहले स्क्रीन पर रहेगा। तो वो अगर उसके बाद जैसे फिर से प्रोग्राम रन किया तो क्या होगा, जैसे आपने फिर किया 2+1 फिर से 3 होगा, तो वो पहले वाला 3 होगा, फिर दूसरे वाला, मतलब वो दोनों कैलकुलेशन पहले, मतलब जैसे कि देखो आपने किया ना a पहले आपने 1 ऐड किया, b इक्वल्स टू 2 ऐड किया, तो आंसर c होगा, मतलब 1+2 एडिशन वाला था तो 3। तो ये पूरा आपको स्क्रीन पे दिखाएगा। उसके बाद फिर से रन करोगे ना और CLR नहीं यूज़ करते हो तो ये पूरा आपको दिखाएगा, ये पूरा जो था ना ये कैलकुलेशन। उसके बाद फिर से यहाँ पे जाओगे, फिर से रन करोगे प्रोग्राम, a इक्वल्स टू 2 डाल रहे हो, b इक्वल्स टू 2 डाल रहे हो आप, एंड देन c इक्वल्स टू आप 2+2 4 करवा रहे हो, तो ये 4 वाला भी शो करेगा और ये 3 वाला भी। तो प्रीवियस आउटपुट को डिलीट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, CLR। ओके, उसके बाद है getch व्हेन वी वांट टू होल्ड द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। चलिए तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं इसे थोड़ा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना ये सारे, यहाँ पे मैं इसे इरेज करने वाला हूँ। ओके चलो हो गया इरेज, इरेज हो गया इरेज। चलिए हाइलाइटर ऑफ द प्रोग्राम, सो फॉर दैट पर्पस वी हैव टू यूज़ द। अब getch का क्या है कि आपने पूरा प्रोग्राम जो लिखा, तो आपने ऐसा लिखा था ना a+b इक्वल्स टू, आपने डेफिनेशन दी थी ना कि a इक्वल्स टू 1 ऐड किया, b इक्वल्स टू 2 ऐड किया, सो c इक्वल्स टू 1+2 क्या होगा 3। तो ये जो पूरा है ना 3 को आपको स्क्रीन पे होल्ड तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो आप प्रोग्राम रन करोगे और स्क्रीन पे कुछ शो ही नहीं करेगा और आपका प्रोग्राम रन कर जाएगा। तो स्क्रीन को होल्ड करना है तो आपको लिखना पड़ेगा प्रोग्राम के लास्ट में getch, और ये जो फंक्शन है हमारा getch, ये कहाँ का है, इसके लिए कौन सी हेडर फाइल यूज़ करनी होती है आप कमेंट में बताना, ये आपका क्वेश्चन है। ओके, getch को यूज़ करना हो तो कौन सी फाइल को ऐड करना पड़ेगा, stdio.h को ऐड करना पड़ेगा या conio को ऐड करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं किसको आता है, ये कमेंट करना। इंक्लूड stdio.h, ये वही है जो मैंने आपको भी बताया था कि हैशटैग क्या होता है, कि वी टोल्ड द कंपाइलर दैट यू हैव टू कंपाइल दिस लाइन फर्स्ट, कि आपको सबसे पहले ये लाइन को कंपाइल करना है, उसके बाद क्या करना है। इंक्लूड का मीनिंग क्या होता है, वी टोल्ड द कंपाइलर दैट यू हैव टू गो टू इंक्लूड फोल्डर फॉर हेडर फाइल्स, मतलब इंक्लूड एक फोल्डर है उसमें आपको जाना है हेडर फाइल्स के लिए। उसके बाद stdio.h, अब उसके बाद क्या है, नाउ आवर कंपाइलर इज इनटू the include folder so he or she can get the header file easily। तो इसका मतलब एक एग्जांपल देखिए ना, मैं आपको एक एग्जांपल से ये काफ़ी अच्छे से बताता हूँ कि आप ना अमेज़ोन से कुछ ऑर्डर करते हैं ना, जैसे कि अमेज़ोन है उससे आपने कुछ ऑर्डर किया, तो उसमें ना आप इसको अमेज़ोन के ऑर्डर से लिंक करिए। कैसे, जैसे अमेज़ोन को आपने मतलब ऑर्डर किया, जैसे कुछ आपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन ऑर्डर किया, तो आपने क्या किया, हैशटैग, मतलब समझना हैशटैग, तो हैशटैग क्या हुआ कि आपने एंड्रॉयड मोबाइल का ऑर्डर दिया कि मेरा ये ऑर्डर है, उसके बाद क्या ये ऑर्डर आपने दे दिया, फिर वो अमेज़ोन वाले क्या करेंगे, आपको आपसे एड्रेस लेंगे कि आप कहाँ पर रहते हो, तो इंक्लूड आपका एड्रेस था। इंक्लूड एन stdio.h, मतलब ये stdio.h कौन है, हम है, मतलब हम कौन, जिसने पार्सल के लिए मतलब ऑर्डर किया था, और ये ऑर्डर उसको मिल गया। तो आपको समझ में आ रहा है कि हमने पहले ऑर्डर किया, ऑर्डर करने के बाद एड्रेस लिया, एड्रेस लेने के बाद पार्सल डिलीवर कर दिया, तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं हम। चलिए
अब है डेफिनेशन सेक्शन। तो इन दिस सेक्शन वी हैव टू गिव द डेफिनेशन ऑफ द प्रोग्राम। तो अज्यूम दैट ए इक्वल्स टू 1, मतलब डेफिनेशन में आपको प्रोग्राम किस लिए बनाए, मतलब क्या करेगा आपका प्रोग्राम, ऐड करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा, तो वो पूरा डेफिनेशन आपको देना पड़ेगा कि ए इक्वल टू ये, बी इक्वल टू ये, तो सी इक्वल टू क्या होगा, तो वो पूरा डेफिनेशन दिया आपने, तो ये क्या होगा आपका पूरा डेफिनेशन ऑफ द प्रोग्राम हो गया। तो a प्लस बी 3, तो सो दिस इज होल थिंग इज द डेफिनेशन ऑफ द प्रोग्राम। तो ग्लोबल डिक्लेरेशन, तो व्हेन वी यूज सम वेरिएबल्स इन आवर प्रोग्राम, अज्यूम दैट आई टेक x इज द वेरिएबल फॉर नंबर, सो आई हैव टू डिक्लेयर दैट x इज द वेरिएबल दैट स्टोर्स अ नंबर वैल्यू। मतलब आप जैसे भी यहाँ पे यूज़ कर रहे हो ना कि यूज़र से इनपुट लेके और उसे x वेरिएबल में सेव करोगे, और आपको पर कंपाइलर को बताना पड़ेगा ना कि x वेरिएबल क्या सेव करता है, ओनली इंटीजर वैल्यू। तो आपको सबसे ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा इंटेक्स। इंटेक्स का मीनिंग क्या होता है कि इंटीजर को सेव कर रहा है, डेटा टाइप है। और ये जो एक्स है ना, डेटा टाइप्स भी हम देखने वाले हैं आगे वीडियो में। ओके, तो ये इंटेक्स हमारा हो गया, और ये एक्स क्या है, वेरिएबल है। दैट्स इट। चलिए, व्हेन वी यूज सम वेरिएबल्स इन आवर प्रोग्राम, अज्यूम दैट आई टेक एक्स इज द वेरिएबल फॉर नंबर, सो आई हैव टू डिक्लेयर दैट एक्स इज द वेरिएबल दैट स्टोर्स अ नंबर वैल्यू। दैट्स इट। अब आएगा मेन सेक्शन। अब मेन में क्या होता है, इन द मेन सेक्शन वी हैव टू राइट ऑल ऑफ द प्रोग्राम। मतलब इन द मेन सेक्शन इज रिटन लाइक इन दिस वे, मतलब वॉइड मेन, वॉइड और फिर मेन आएगा एंड देन ब्रैकेट एंड देन ये वाला ब्रैकेट एंड देन ये वाला ब्रैकेट एंड। और यहाँ पे आपको सिंगल लाइन कमेंट में लिखना है, क्या लिखना है कि एंड ऑफ द प्रोग्राम। ये क्यों लिखते हैं, अगर ये लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा ब्रैकेट कहाँ पे क्लोज हो रहा है। तो ये क्या होगा, एंड ऑफ दी मेन। यहाँ पे आपको लिखना है एंड ऑफ दी मेन, दैट्स इट, इतना आपको लिखना होगा। ओके, तो ये मेन जो है फंक्शन है, एंड ये वॉइड क्यों लिखते हैं कि आपको कुछ भी जैसे आपने करवा दिया कि ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू 2, तो ए प्लस बी इक्वल्स टू 1 प्लस 2 3, और वो जो 3 है उसको क्या करना है, सिर्फ वहीं तक, मतलब जैसे आपने 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 आपकी डिस्प्ले हो गया आपके कंपाइलर में, कंपाइल कर दिया कंपाइलर ने, एंड आपकी स्क्रीन पर आ गया आउटपुट। अब वो आउटपुट 3 को आप फ्यूचर में यूज़ नहीं करना, तो आपको यहाँ क्या लिखना होगा, वॉइड, मतलब मुझे कुछ यूज़ नहीं करना, सिर्फ अभी के लिए चाहिए। अगर फ्यूचर में यूज़ करना है आपको, उसको किसी फोल्डर में भी सेव करवाना है, तो आप कुछ मत करिए, यहाँ इंट लिखिए, वो सारा हम देख लेंगे क्या होता है, बेसिकली वो फंक्शंस में आएगा। तो मेन सेक्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद आता है वाई वी राइट वॉइड बिफोर मेन, जो मैं आपको बता चुका हूँ अभी। The reason of writing the void before main is that when you make a simple program that add two numbers, so when the computer asks you to enter the first and second number and after that the compiler display the sum of two numbers, मैंने आपको बोला था 1 + 2 3 हो गया और उसने स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिया, and after that all values are deleted and we don't use that value इन फ्यूचर। मतलब पता चला आपको, पहले मैंने आपको बताया था कि आप फिर फ्यूचर में नहीं यूज़ कर सकते हो अगर आप ये यूज़ करते हो तो ये आपने पूरा देख लिया, मैंने आपको बता दिया था पहली स्लाइड में ही, हमने देख लिया था ये वाला, ये पूरा। ओके, इसे हाईलाइट करते हैं, तो ये पूरा हम देख चुके हैं। तो अगर इसमें तो कुछ डाउट नहीं होगा, मैंने पूरा ही समझाया था आपको। ओके, चलिए, सब प्रोग्राम। अब व्हेन वी स्टडी द फंक्शन, सो एट दैट टाइम वी टोल्ड यू दैट व्हाट इज सब प्रोग्राम। मतलब सब प्रोग्राम क्या है, वो आपको यूजर डिफाइंड फंक्शन पढ़ोगे ना आप, यूजर डिफाइंड फंक्शन, तब आपको पता चलेगा। चलिए, अब क्या है कुछ देख लेते हैं। अब एक ही चीज़ है, सिर्फ क्या है, थैंक यू, सिर्फ यही है। ओके, सो अगर आपको वीडियो लेक्चर में सारा सब कुछ समझ आ रहा है तो आपके फ्रेंड्स को शेयर करिए, लाइक करिए, एंड सब्सक्राइब तो आपकी मर्ज़ी है, करना हो तो करिए, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है, मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता। दैट्स इट। सो दिस इज़ फॉर टुडे। कुछ भी डाउट है आपको तो कमेंट कर देना। अगर ये टर्बोसी आपको इंस्टॉल करने का वीडियो भी चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट कर देना। इसका ये जो पीपीटी है ये मैंने ही बनाया पीपीटी, गूगल से डाउनलोड करके आपको नहीं दिखा रहा हूँ। और ये पीपीटी आपको चाहिए तो मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर लेना। दैट शिट फॉर टुडे। बाय, गुड बाय ऑल ऑफ यू। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। चलिए, यहाँ पे एक स्माइली बना के हम चले जाएंगे। गुड बाय, टाटा, फिर मिलेंगे।